पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी के बारे में कि किस तरह से भूगोल की अवधारणा 19वीं शताब्दी में यूनान वासियों द्वारा पेश की जाती है और विभिन्न जो विद्वान है वे अपने अनुसार भूगोल को डिफाइन करते परिभाषित करते हैं। तो अब जो भूगोल है इसकी शुरुआत मानी जाती है वह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, यानी किस तरह से ब्रह्मांड का जो है उद्भव हुआ और उसके बाद किस तरह से ये जो पृथ्वी का स्वरूप है, यहाँ पर विभिन्न चीज़ें किस तरह से बदलती गई है इसमें बताया गया है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, और इस पर आधारित क्वेश्चन भी कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिख दिए हैं बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, इसको हिंदी में कहते हैं, कल ऐसे लिख दिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके द्वारा दिया गया, प्रतिपादित किया गया सबसे पहले, तो ये नाम है एब जॉर्ज लेवेंथियर, पूरा नाम है एब जॉर्ज लेवेंथियर के द्वारा। ये कौन थे? तो ये बेल्जियम के थे, क्या खगोलज्ञ और पादरी थे, है ना, मठ में रहते थे और वहाँ पर रह करके विभिन्न जो है आपको चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, इन सबों के बारे में अध्ययन किया करते थे, इसलिए इसको खगोलज्ञ कहते हैं। और चूंकि मठ में रहते हैं इसलिए इसको पादरी कहते हैं, बेल्जियम के थे। लेकिन बाद में बिग बैंग थ्योरी की संपूर्ण व्याख्या की गई एक और व्यक्ति के द्वारा, उसका नाम है रॉबर्ट बेगोनेर। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट बेगोनेर के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी बिग बैंग थ्योरी की। देखो इसमें बताया क्या है कि जो प्रारंभ में जो अभी पूरा यूनिवर्स, पूरा जो आप ग्रह उपग्रह ये सभी देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाए ये कण के बारे में था। ये आपस में विभिन्न कण आपस में आता गया और इसका संकेंद्रण हुआ, काफ़ी ज़्यादा आपस में जुट गया। इस कारण से जो है संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हो गया, अचानक विस्फोट हो गया, और इसी विस्फोट के कारण आपको ग्रह उपग्रह विभिन्न खगोलीय पिंड ये सभी बन गए। इसी को बोला गया है क्या? बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया है। तो ये जो कहा जाता है कि ये बिग बैंग थ्योरी कितने वर्ष पहले की घटना हुई, तो 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना है कि बिग बैंग थ्योरी हुआ। और महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पहले क्या सौर मंडल का विकास हुआ, जिस सौर मंडल में हम लोग हैं। हम लोग का अपना ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। तो इस तरह से इसमें ये दिया गया। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो कोई प्रयोग हुआ होगा। तो एक अनुसंधान का नाम है, ये है मैप, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? मैप। ये अनुसंधान किया गया नासा के द्वारा। नासा अमेरिका में है, संगठन है, इसके द्वारा 2001 ईस्वी में ये अनुसंधान किया गया और इसी अनुसंधान के द्वारा इस चीज़ को प्रूव किया गया। किस चीज़ का? बिग बैंग थ्योरी का। इसके अलावा सर्न, ये शॉर्ट में इसको सर्न बोलते हैं लेकिन फुल फॉर्म इसको बोलते हैं द यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसके द्वारा जेनेवा में एक प्रयोग किया गया। कहाँ? तो ज़मीन के नीचे 50 से 175 मीटर नीचे, और वो सुरंग बनाया गया। इस सुरंग है तकरीबन 27.36 किलोमीटर लंबा सुरंग बनाया गया था और इसमें एक अनुसंधान महाप्रयोग किया गया। उस महाप्रयोग का नाम था LHC, फुल फॉर्म लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर। लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर का महाप्रयोग किया गया 2010 ईस्वी में और ये सफल रहा। लेकिन इससे पहले 2008 ईस्वी में भी किया गया था इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, लेकिन ये असफल रहा। लेकिन 2010 में ये सफल रहता है। और इसी प्रयोग के बाद एक कण आता है, वो सामने आता है, उस कण का नाम है हिग्स बोसॉन। क्या नाम है? हिग्स बोसॉन। इसी को दूसरा नाम दिया गया गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय कण नाम दिया गया। और इसी के बारे में ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। वास्तव में जो हिग्स बोसॉन है वो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स का नाम था, है ना। हिग्स ने 1964 में गॉड पार्टिकल की अवधारणा दी। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। गॉड पार्टिकल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो हिग्स के द्वारा। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के थे। 1964 में इन्होंने अवधारणा दिया। और हिग्स बोसॉन जो शब्द, ये जो आधारित था, बेस था, ये था भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसॉन थ्योरी पर। इसीलिए इस कण का नाम, दूसरा नाम क्या था? हिग्स बोसॉन, राइट।
तो इस चीज़ को नोट कर लो अच्छी तरह से कॉपी में, निश्चित रूप से इससे आपको क्वेश्चंस बनता है। किस चीज़ के बारे में? सत्येंद्रनाथ बोस, ये भारतीय वैज्ञानिक है। इन्होंने बोसॉन थ्योरी दिया था कुछ कण के बारे में, और ये जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने जा कर के रिसर्च किया ब्रह्मांड के बारे में, कण का नाम रखा, मतलब ऐसा इन्होंने सोचा कि कोई एक कण होगा, उसी कण से इतना बड़ा ब्रह्मांड फैलता गया। तो चूंकि वो जो फैलने का जो ये है कॉन्सेप्ट है, ये बोसॉन थ्योरी पर आधारित था और ये कण के बारे में हिग्स के द्वारा था, इसलिए इस दोनों को संयुक्त रूप से मिला करके क्या नाम दिया गया था? हिग्स बोसॉन। क्या नाम दिया गया था? जिसको बोला गया क्या? गॉड पार्टिकल। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि गॉड पार्टिकल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स के द्वारा दी गई थी, राइट। आज जो सब्जेक्ट है वो भूगोल का, ये फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग भूगोल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जिससे डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिख जाता है या कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, उसी तरह के फैक्ट्स को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, खास करके बिहार बीपीएससी, एसएससी, जो भी डिफरेंट एग्ज़ाम है, इसमें भूगोल इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो आइए भूगोल के बारे में शुरू से, ये पहला क्लास है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि भूगोल, ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये कब से अस्तित्व में आया? तो कहा जाता है भूगोल के बारे में कि यह विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में आया था, और सबसे पहले यूनान के वासियों ने ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट करने की कोशिश किया था, यूनान के वासियों ने। उसी में एक नाम है हिकेटियस का। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। इनकी एक किताब है जस पीरियोडस, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। इसका ये होगा हिंदी में, जस पीरियोडस का अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन। इसमें इन्होंने स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के बारे में डिटेल जानकारियाँ दी है, व्यवस्थित भूगोल के रूप में भूगोल को दिखाया है इन्हें, और इस तरह से इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। लेकिन अगर कहें कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये नाम क्या आता है? इरेटोस्थनीज। तो इस दोनों में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, हिकेटियस में और इरेटोस्थनीज में। तो याद रखना कि एनसीईआरटी में अभी तक जो है आपको फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस के बजाय क्या आता है? इरेटोस्थनीज ही आता है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी इसी को मानिएगा, क्योंकि इसे कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक या भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। देखो, भूगोल को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है आपको ग्लोब सामने है, तो उसमें संपूर्ण देश का मैप है, उसमें कौन कौन से भूभाग में कितना जल है सभी दिखाया गया है। तो इस चीज़ को किसने बनाया, विश्व ग्लोब को? तो इसका नाम है मार्टिन बेहम के द्वारा। सर्वप्रथम विश्व ग्लोब किसके द्वारा बनाया गया? मार्टिन बेहम के द्वारा। और मानचित्र कहेगा किसके द्वारा? तो एनेक्सीमेंडर के द्वारा। और विश्वकोश, भूगोल का जो विश्वकोश है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? एस्ट्राबो के द्वारा। और इसी विश्वकोश के द्वारा एस्ट्राबो ने बताया था कि भूगोल को जानने के लिए किन किन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न तरह के वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, विभिन्न आकृतियां हैं, इसके अध्ययन के बारे में इन डिटेल एस्ट्राबो ने बताया, और इन्हीं को श्रेय दिया जाता है भूगोल के विश्वकोश के निर्माण में। तो ये सभी नाम याद रखिएगा। अब देखो, भूगोल को लेकर के अनेक भूगोलविद है, विद्वान है, उन्होंने कई तरह की डिफिनेशन दी है, परिभाषाएं दी है। तो इसी में कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आता है, ये है भूगोल के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान। किसने कहा, किसके द्वारा? तो दो नाम, क्लेडियस और टॉलमी। इन दोनों ने भूगोल के बारे में कहा कि भूगोल किस तरह का सब्जेक्ट है, तो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। इसके अलावा भूगोल जो है मानव के रहने के स्थान के भाग का अध्ययन किया जाता है भूगोल में। किसके द्वारा कहा गया? आर्थर होम्स के द्वारा। ये डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। ऐसे होम मतलब क्या होता है? घर, रहने का जगह। तो मानव के रहने का स्थान के बारे में इन डिटेल बताया किसने? आर्थर होम्स के द्वारा। इसके अलावा एक और विद्वान का नाम आता है, इसका नाम है कार्ल रीटर। क्या नाम है? कार्ल रीटर। इन्होंने क्या बताया? पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में, यानी जहाँ पर हम लोग रहते हैं,
इसको एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए और इसके विभिन्न भागों का अध्ययन का विषय भूगोल है। किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है? कार्ल रिटर के द्वारा। तो विभिन्न विद्वान के अनुसार विभिन्न तरह का डेफिनेशन है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे रखे हैं। देखो, उसके बाद जस्ट आ जाता है डेफिनेशन के बाद यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, और भूगोल की शुरुआत यही से मानी जाती है अध्ययन के लिए। तो ब्रह्मांड क्या है? तो अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहा गया है? ब्रह्मांड कहा गया है। दूसरे शब्दों में से आप समझ सकते हैं, सूक्ष्मतम अणु से लेकर इन छोटे से छोटे कण को लेकर के जो विशाल आकाशगंगा गैलेक्सीज है, तारों का समूह है, इसके सम्मिलित रूप को ही क्या कहा गया है? आपको ब्रह्मांड कहा गया, अर्थात यूनिवर्स कहा गया है। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म लेकर के अधिकतम बड़े विशालकाय सम्मिलित स्वरूप का ही रूप क्या है? ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड किस तरह से ये उत्पत्ति हुआ, इसके बारे में विभिन्न सिद्धांत दिया गया, जिसमें एक सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उससे बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। वो कौन सा सिद्धांत है? वो है आपको महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी है ना। तो विभिन्न थ्योरी है, उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है आपको महाविस्फोट सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी। इसके अलावा सतत सृष्टि सिद्धांत, या इसी को दूसरे शब्द में बोलते हैं साम्य अवस्था या स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट थ्योरी दूसरा है, और तीसरा है दोलन सिद्धांत, और चौथा क्या है? स्फीति सिद्धांत है। तो कई बार आपको एग्जाम में कह देगा कि इनमें से ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट क्लास है, इसी तरह का नेक्स्ट क्लास भी आपको मिलेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के बारे में, और इसमें आपको बताए थे कि भारतीय इतिहास के जानकारी के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक जगह हो गया। तो इसी में से है किस तरह से भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अगला जो टॉपिक रिलेटेड है ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कहीं विशेष जगह पर खुदाई हुई या भवन निर्माण का कार्य चल रहा था, अचानक कुछ ऐसी चीज़ें मिली है, वहाँ पर कुछ निशान है इस तरह का कि उससे कुछ उस समय के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो इसी तरह की चीज़ों को हम लोग सम्मिलित करते हैं किसमें? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में। तो इसमें आता है विभिन्न शिलालेख हो गया, अभिलेख हो गया। अभिलेख हो गया यानी विशेष रूप से लिखा हुआ, उस समय के लिपि स्क्रिप्ट के अनुसार लिखा हुआ। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखो, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इतिहास में बन जाता है। जैसे पहला है, ये जो लिखे हैं यहाँ पर, ये है बोगाज कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगाज कोई अभिलेख, या इसको बोलते हैं एशिया माइनर बोलते हैं अभिलेख। कहा जाता है कि ये 1400 ईसा पूर्व की बात है, उस समय का ये अभिलेख था, और इस अभिलेख से वैदिक देवता का नाम ज्ञात होता है। कौन कौन से वैदिक देवता का नाम? तो पहला है मित्र, वरुण, इंद्र, नासत के लिए दूसरा शब्द क्या है? अश्वनी कुमार। हाँ, ये सभी वैदिक देवता है, और इन सबों के नाम का जो प्रमाण है वो किस अभिलेख से मिलता है? बोगाज कोई अभिलेख से, 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। उसके बाद अगला जो अभिलेख है यह गरुड़ स्तंभ लेख है, और यह है विदिशा के आसपास का अभिलेख। इसको प्राचीन भाषा में इसको बेसनगर ही बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? विदिशा बोलते हैं। इससे क्या प्रमाण मिला है? तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित का प्रमाण, यानी मध्य भारत में जो है भागवत धर्म किस तरह से विकसित हुआ, इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन सबसे प्राचीन धर्म का कौन सा है? तो सनातन धर्म है, और उसी से रिलेटेड कौन सा है? भागवत धर्म है। किस अभिलेख से, किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। देखो, अभिलेख और स्तंभ लेख में अंतर है। अंतर यही है कि स्तंभ लेख यानी वो पिलर के तरह है और उसमें कुछ लेख लिखा हुआ है, तो वो स्तंभ लेख हो गया। और अभिलेख मतलब हो गया कि कोई चौकाकार भाग है या किसी भी तरह आकार का भाग है और उस पर वो लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा? अभिलेख होगा। और स्तंभ लेख पिलर की तरह होगा ना। एक होता है शिलालेख, यानी पत्थर पर जो लिखा होता है, शिलालेख हो गया। उसके बाद है यहाँ पर ये शब्द भारतवर्ष। सबसे पहले भारतवर्ष का प्रमाण किस, जैसे भारत का विभिन्न नाम था, भारतवर्ष यानी भारत का देश, किस अभिलेख से प्राप्त होता है?
तो यह है हाथी गुम्फा अभिलेख से। किस अभिलेख से? इसके बारे में कहा जाता है कि इसको तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। किस अभिलेख को कहा जाता है तिथि रहित, यानी तिथि नहीं दी हुई है। तो कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो यह है कलिंग राज खारवेल के द्वारा। इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? सौगौरा अभिलेख से। सौगौरा अभिलेख से दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि भूख की स्थिति है, गरीबी की स्थिति है, तो इस चीज़ की जानकारी सौगौरा अभिलेख से प्राप्त होती है। देखो, भारत में सबसे पहले हून का आक्रमण हुआ, ये जो जानकारी है किससे मिलती है? ये है स्तंभ लेख। कौन सी है? भीतरी स्तंभ लेख से हून के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है सती प्रथा। सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख से होता है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख से। या तो पूछेगा आपको किस अभिलेख सती प्रथा रिलेटेड? एरन अभिलेख। या एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है भानुगुप्त से रिलेटेड है। उसके बाद एक और अभिलेख है, यह मंदसौर का अभिलेख है। इससे क्या जानकारी मिलती है? तो रेशम बुनकरों की स्थितियों के बारे में, श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो शासक है यशोवर्मन के द्वारा चलाया गया था मंदसौर अभिलेख। उसके बाद अगला है, ये जगह का नाम है बुर्ज होम, कश्मीर में है। और ये नवपाषाणिक पुरास्थल है बुर्ज होम। इससे जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो है गड्ढा घर का। इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उसके बाद है बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों, यानी समुद्रगुप्त तो दर्शाया गया है सिक्का पर। इससे यह प्राप्त होता है कि उस समय संगीत प्रचलन में था और संगीत का प्रमाण मिलता है। और इससे यह भी प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का प्रिय था। उसी तरह से ये सभी हो गया अभिलेख, जिससे हमें विभिन्न ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। और अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला गया है? एपिग्राफी बोला गया है। तो इस तरह से भारतीय इतिहास के बारे में विभिन्न अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है और भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इससे पहले कल हम लोग पढ़े थे प्राचीन इतिहास में, फर्स्ट पार्ट था, उसमें बताए थे कि किस तरह से भारतीय इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत हैं। जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हुआ। इन सभी टॉपिक्स को देखते हुए हम लोग सीधा किस में आए? धार्मिक ग्रंथ में। और धार्मिक ग्रंथ में भी जो सबसे पुराना है वो क्या है? वेद है। तो कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कल हम लोग कुछ ऋग्वेद के बारे में पढ़े थे, आज कुछ शेष रह गया उसको देखेंगे। और शेष वेद के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनता है, उसको भी यहाँ पर फोकस किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है खिल। क्या लिखा हुआ है? तो ऋग्वेद में कहा जाता है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में, किस मंडल में? 8वें मंडल में हस्तलिखित, क्या है? हाथों से लिखी हुई कुछ ऋचाएँ हैं, इन्हीं को कहा गया है खिल कहा गया है। ऐसे कल आप लोग बताए थे कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचा है ना? 10,462 ऋचाएँ हैं। और कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल विभक्त हैं। तो उनमें जो 8वां मंडल है, इसमें कुछ हस्तलिखित ऋचा है, इसी को खिल कहा गया है। ठीक है। उसके बाद देखो चातुर्वर्ण समाज, जो अभी समाज देखते हैं विभिन्न जात में, संप्रदाय में बटा हुआ है, तो इस चीज़ का उल्लेख वेद करता है। और कौन सी वेद? तो वो है ऋग्वेद। तो इसमें चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया है। और किस में? तो 10वें मंडल के जो एक सूक्त है, वो कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त है ना? पुरुष सूक्त में बताया गया है। और ये कौन कौन से समाज है? तो ये देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, और ये भुजा से, और ब्रह्मा के जंघा से वैश्य, और ये चरण से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है और इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आप लोग को इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद है यहाँ पर वामन अवतार, जो आप लोग विष्णु पुराण में जानते होंगे कि
भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया था और 3 दिन में पूरे पृथ्वी को माप दिया था। इसका जो उल्लेख मिलता है वो वेद से मिलता है। किस वेद में इसका उल्लेख है? तो वो ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है। तो याद रखना कि वामन अवतार में जो 3 पग का उल्लेख किया गया है वो किस वेद से इसका व्याख्या मिलता है? ऋग्वेद से इसकी व्याख्या मिलती है। ठीक है, आ जाओ अब दूसरा वेद, वो कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में कहता है ये गद्य एवं पद्य दोनों है, यानी कहानी के रूप में या गद्यांश के रूप में, और पद यानी कविताओं के रूप में, ये दोनों रूप में है। कौन सा वेद? यजुर्वेद। इस वेद को जो पढ़ता है उसको क्या बोला गया है? अथर्वयु। क्या बोला गया है? अथर्वयु। और जो ऋग्वेद को पढ़ता है वो कल बताए थे, क्या कहते हैं उसको? होत्री। ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले को अथर्वयु कहते हैं। तो इसमें गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है, और बताया गया है कि मंत्र और बलि के समय जो उसका नियम है उसको किस तरह से करना है, स्वस्वर पाठ, इसका उल्लेख किस में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। अब जो तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और सबसे आसान, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? वह सामवेद है। ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। गाई जा सकने वाली यानी जिसको अच्छी तरह से गा सकते हैं, इन ऋचाओं के संकलन को कौन सा वेद कहते हैं? तो सामवेद कहते हैं। 100 से संगीत, 100 से सामवेद, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। देखो, सामवेद को जो पढ़ेगा उसको उद्रात्री कहते हैं, है ना। ऋग्वेद को होत्री पढ़ने वाले को, यजुर्वेद में अथर्वयु, और सामवेद में उद्रात्री कहते हैं। उसके बाद ये हो गया आपको, चौथा है अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद है, अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि इसके जो रचनाकार हैं, इसका नाम अथर्व क्यों पड़ा? तो अथर्वा ऋषि पर पड़ा। अथर्वा ऋषि ने इसका संकलन किया, तो इसलिए इस वेद का नाम क्या रखा गया? अथर्ववेद रखा गया। इसमें बहुत सारा वर्णन है, जैसे रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जो अभी तक प्रचलित है, इन सबों का उल्लेख आपको अथर्ववेद में किया गया है। इसके अलावा साप, वशीकरण, आशीर्वाद, इन सभी विषयों का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। विश्वास और अंधविश्वास दोनों चीज, इन सभी चीज़ों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कम आप लोग जानते होंगे, ये पॉइंट आपको जो लिखे, कन्याओं के जन्म का निंदा कौन सा वेद करता है? अथर्ववेद। यानी लड़की का जन्म होना अशुभ, अच्छा नहीं है, ऐसा उल्लेख किया गया है किसमें? अथर्ववेद में किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। सबसे बाद का वेद ही क्या है? अथर्ववेद है। और यहाँ पर आपको नहीं बताया, ऋग्वेद के बाद जो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कहेगा कि ऋग्वेद के बाद भारत में सबसे प्रमाणिक प्राचीन ग्रंथ किसे माना गया है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। ठीक ना। अब देखो, ये 4 वेद है, इन चारों वेद को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग बनाया गया है। तो वेदांगों की संख्या नीचे लिखे हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? कुल 6 वेदांग है, और इसका नाम भी है, क्या है? शिक्षा यानी एजुकेशन से रिलेटेड, ज्योतिष जिसमें भविष्यवाणी करता है कब क्या होने वाला, मौसम किस तरह का रहेगा, ये सभी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये सभी आपको जो है वेदांग है। शिक्षा याद हो जाएगा, ज्योतिष भी याद हो गया। कल्प, कल्प का कहने का मतलब ये हुआ कि किस तरह का रूप होगा, किस रूप के लोग, किस रूप के जीव, किस तरह का उसका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। व्याकरण तो जानते ही हो। और निरुक्त, निरुक्त कहने का मतलब कोई विशेष वाक्यांश जिससे हमको विशेष कोई सीख मिले। और छंद हो गया, यानी बहुत सारे कविताएं वगैरह, संगीत वगैरह, वो सब उसमें उल्लेखित है वेदांग में। तो यहाँ आप नोट करके देखें, वेदों की संख्या पूछेगा तो क्या होगा? 4, वेदांग कितने हैं? 6, पुराण कितना है? 18, और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है उपनिषद की संख्या। फिर से, वेदों की संख्या कितनी है? 4, वेदांग की संख्या कितनी है? 6, 18 क्या है? पुराण, और 108 क्या है? उपनिषद की संख्या है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। ओके, क्लोज करो, इसको नोट करेगा, कर लो। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत या भारतीय इतिहास के बारे में
किस तरह की जानकारियाँ प्राप्त हुई है उसके बारे में इन डिटेल कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहला था कि धार्मिक ग्रंथ से जानकारियाँ, किस चीज़ से? धार्मिक ग्रंथ से। और अब यहाँ पर जो है विभिन्न यात्री आए भारत घूमने के लिए, चाहे वो लेखक हो, चाहे किसी के दरबार में हो, या कोई शासक हो, शासन करने के लिए आया, तो उन्होंने कुछ भ्रमण करके भारत में अपने स्मरण को लिखा, ग्रंथ को लिखा, यात्रा वृत्तांत को लिखा। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से किताब दे दिया उसके लेखक, या ये जो लेखक या फिर यात्री है किसके दरबार में आया था, किस समय आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आइए इसी क्वेश्चंस को आज हम लोग फेस करने वाले हैं और इसके बारे में इन डिटेल जानने वाले कौन कौन से यात्री किस जगह से आए और कब आए और इन्होंने इनसे संबंधित कौन सी किताबें हैं उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है विदेशी यात्रियों से मिली ऐतिहासिक जानकारियाँ, है ना। तो कौन कौन से विदेशी यात्री? सबसे पहले है यूनानी। कौन है? यूनानी रोमन लेखक। तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है टेसियस का। किसका नाम है? ये है ईरान का राजवैद्य था। ईरान का क्या था? ये भारत आया और भारत में इन्होंने जो कुछ भी देखा सुना उस चीज़ को इन्होंने नोट डाउन किया, लिखा। तो इससे भी कई जानकारियाँ मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी प्रामाणिकता साबित नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं के बराबर माना जाता है। अगर कोई लेखक कुछ इस तरह का लिखा है तो उसका कुछ प्रमाण होना चाहिए, भौतिक प्रमाण होना चाहिए, तो उस तरह से नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ जानकारियाँ भारत के बारे में साझा की है। उसके बाद है हेरोडोटस। इसके बारे में तो सभी जानते होंगे। क्या जानते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है हिस्टोरिका। किताब का क्या नाम है? हिस्टोरिका। और इन्हें कहा जाता है इतिहास का जनक। किसे? हेरोडोटस। कहाँ का था? यूनान का था। अगला लेखक है, ये सिकंदर के साथ आया था ये सभी यात्री। निरियाकस, उसके बाद आनेसिक्टस, अस्टियोबुलस, ये सभी जो है सिकंदर के साथ आया था और उन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा है। अगला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज से क्वेश्चन क्या होता है कि इनकी एक किताब है, किताब का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका के लेखक पूछ देगा तो क्या होगा? मेगास्थनीज। हाँ, मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत बन करके भारत आया था? किसका राजदूत बन करके? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके आया था। सेल्यूकस निकेटर संबंधित है सिकंदर से, सेनापति था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके आया था कौन? मेगास्थनीज। हाँ, किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और इन्होंने एक किताब लिखी है इंडिका, और इस किताब में इन्होंने मौर्य प्रशासन के बारे में उल्लेख किया है। अगला है डायमेकस। क्या है? तो ये इसके बारे में याद रखिए, ये बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस यूनान का था। उसी तरह से नाम है डायोनिसियस। डायोनिसियस किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। ये देखिए डायमेकस और डायोनिसियस में कन्फ्यूजन, तो इसको ध्यान रखिए। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में और डायोनिसियस आया था अशोक के दरबार में। उसके बाद टॉलमी है। टॉलमी ने भारत के विभिन्न भागों को घूम करके अध्ययन किया और इन्होंने सर्वप्रथम भारत का भूगोल नामक किताब लिखा, टॉलमी ने। और उसके बाद क्या है? प्लिनी। तो प्लिनी की एक किताब है, ये किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। इन्होंने भारत के प्रकृति के बारे में, यहाँ के वातावरण के बारे में उस समय का अध्ययन कर करके और इस किताब में लिखा। किताब का नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। ये सब हो गया यूनान के बारे में। अब है चीनी लेखक। चीन बगल में ही है, यहाँ से भी कई आए विद्वान आए, जिसमें फाहियान हो गया और वेनसांग हो गया। इससे निश्चित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाहियान किसके समय, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। लेकिन कहेगा वेनसांग तो हर्षवर्धन के समय आया था 629 ईस्वी में। देखो इसको याद करना आसान है। वेनसांग हर्षवर्धन, एक याद हुआ। दूसरा याद हुआ फाहियान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद है संयुगन। ये भी भारत आया था, चीन का ही था, 518 ईस्वी में आया था। और जिस समय वेनसांग आया था अध्ययन करने के लिए, कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उस समय आचार्य
आचार्य शिलभद्र, ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। देखो ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है, उसका नाम है सी यू की, यात्रा अलग अलग देश में गया, 138 देशों का विवरण है। सी यू की कहेगा किसका यात्रा वृत्तांत है, तो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है, किसमें, सी यू की में। और हाँ आया था यहाँ पर अध्ययन करने के लिए, घूमने के लिए आया था, अलग अलग देश में गया, नेपाल, भूटान, इंडिया, अलग अलग देशों में। हाँ 138 देशों का विवरण अभी जो उसमें देखा गया है ना उस किताब में, तो तकरीबन 138 देशों का विवरण उसमें प्राप्त होता है, सी यू की में यात्रा वृत्तांत है। उसी तरह से ये भी है रिहल्ला भी यात्रा वृत्तांत, जो अरबी भाषा में लिखा गया है। रिहल्ला किसका यात्रा वृत्तांत है, इब्न बतूता का है। इब्न बतूता अरबी लेखक हुए, भारत आए थे। तो अरबी लेखकों में सबसे पहला है अल बरूनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निश्चित है आपको ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है। बिहार में किसी भी तरह का एग्जाम होगा तो निश्चित रूप से आपसे ये क्वेश्चन दिख जाएगा, इब्न बतूता से रिलेटेड या अभी बताए थे अल बरूनी से रिलेटेड। तो यहाँ पर अल बरूनी जो आया था भारत, ये तो अरबी लेखक थे, ये किसके साथ आए थे, तो महमूद गजनबी के साथ आया था। कौन, अल बरूनी। अल बरूनी की एक किताब है जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या है, या इसी को बोलते हैं तहकीक हिंद, यानी भारत की खोज, भारत की खोज, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ किताब उल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज नामक किताब किसने लिखे, तो अल बरूनी ने लिखा है। और ये है इब्न बतूता, तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है रिहला, अरबी भाषा में लिखा गया है। और इब्न बतूता जो आया था तो उस समय दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको नियुक्त किया गया। तो इस तरह से ये विभिन्न यात्री हुए या लेखक हुए, विद्वान हुए, जो भारत के विभिन्न भागों में आया और यहाँ पर जो कुछ भी देखा सुना उस चीज़ को अपने संस्मरण में लिखा और उसको पढ़ करके हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, सो इसको पॉइंट आउट, इसको ध्यान रखना है। ओके, देखो यहाँ पर भारत का इतिहास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें जो मुख्य रूप से है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, अगर इस तीनों को ध्यान से पढ़ लेगा तो पूरा आपको सॉल्यूशन इसमें हो सकता है सभी एग्जाम के। तो कहा जाता है कि भारत जो है उत्तर में कहाँ से, हिमालय से, और दक्षिण में समुद्र तक फैला। भारत के बारे में कहा जाता है यह क्या है, उप महाद्वीप है। भारत क्या है, एक उप महाद्वीप है। सब कॉन्टिनेंट होता है, एक होता है द्वीप, महाद्वीप, और ये क्या है, उपद्वीप, उप महाद्वीप। तो कहा जाता है कि भारत के बारे में कि भारत एक उप महाद्वीप है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं, तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और श्रीलंका है। भारत को साथ करके कुल मिला के 7 देश इसमें सम्मिलित है भारतीय उप महाद्वीप में। ठीक है, देखो भारत को कहा गया भारतवर्ष, इसका मतलब क्या होता है, भरत का देश। क्या होता है, रामायण में आप लोग पढ़े होंगे भरत के बारे में, उसी से संबंधित नाम है। और यहाँ के निवासियों को कहा गया भारती। भारती का अर्थ क्या है, भरत की संतान। उसके बाद है कि भारत के लिए जो एक और नाम दिया गया वो इंडिया है। तो किसके द्वारा दिया गया, यूनानियों के द्वारा। और जो मुस्लिम इतिहासकार है मध्यकालीन समय में, उन्होंने भारत को क्या कहा, हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। इस तरह से भारत के कई नाम हैं, भारत, भारतवर्ष, इंडिया, हिंद या हिंदुस्तान। उसके भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जो प्राचीन भारत है इसके बारे में कहा जाता है कि मानव के उदय से लेकर के, यानी किस तरह से यहाँ पर जो है पृथ्वी पर मानव आया और उसके बाद का जो समय है 10वीं सदी तक का जो समय है, वहाँ तक के समय को इतिहास में कहा गया है प्राचीन भारत कहा गया है। और प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए जो यहाँ पर स्रोत है वो मुख्य 4 स्रोत है।
किन किन चीज़ों से जानकारियाँ मिलती है? धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से और विदेशियों के विवरण से, और चौथा क्या? पुरातत्व संबंधी से। धर्म ग्रंथ तो समझते हैं, जैसे वेद हो गया, बाइबिल हो गया, है ना, भिन्न प्रकार के धर्म से संबंधित। ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया कि मान लो अकबरनामा है, बाबरनामा है, और उसी तरह से विभिन्न तरह के ग्रंथ हैं जिसमें इतिहास का उल्लेख किया गया है। विदेशियों का विवरण, जैसे वेनसांग आया, मेगास्थनीज आया, तो उन्होंने कुछ लिखा है तो उसका। और पुरातत्व संबंधी क्या हुआ कि बार बार कहीं पे ज़मीन के नीचे खुदाई होती है, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे उस समय के इतिहास के बारे में विभिन्न जानकारियाँ मिलती है। तो ये 4 मुख्य स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी प्राचीन भारत को जानने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहला क्या है? धर्म ग्रंथ। और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ भारत के संदर्भ करें वह कौन सा है? वेद है। वेद को संकलन किसने किया? तो वेद का संकलन किया है, ये पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, या शॉर्ट में हम लोग वेद व्यास नाम इस तरह से याद रखते हैं। अब वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। विभिन्न जानकारियाँ जो अवेलेबल है भारत में, चाहे वह संगीत से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, धर्म में जो विभिन्न नियम है उससे संबंधित है, इन सभी वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है आपको ऋग्वेद से संबंधित। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद कौन सा कहेगा? तो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? और जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है उसको कहा गया होत्री। क्या कहा गया? तो ऋग्वेद में किसका अध्ययन था? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह। ऋचा क्या हुआ कि विभिन्न श्लोक जो क्रमबद्ध से लिखा रहता है वही ऋचा होता है। कहा जाता है कि इसको 10 मंडल में, यानी जो यूनिट होता है, इकाई होता है, उसको 10 मंडल ऋग्वेद को बांटा गया है। और उसमें 1028 सूक्त है, यानी अध्याय है, और 10,462 ऋचा है। इसको आप इकाई के रूप में लिख सकते हैं जैसे बुक में, और इसको आप चैप्टर के रूप में ले सकते हैं, और चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक है यानी श्लोक वगैरह विभिन्न, उसको आप कह सकते हैं। तो 10,462 है, ऋचा है, और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही क्या कहा गया है? ऋग्वेद कहा गया है। और ऋग्वेद के जो अध्ययन करते हैं उसको होत्री कहा गया है। ठीक है ना? देखो, और जो ऋग्वेद है इससे और कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है? तो आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में, जो जिस समय भारत में जो है आर्य मध्य एशिया से आया था, उस समय उसका राजनीतिक सिस्टम क्या था, उसके इतिहास के बारे में जानकारी किस वेद से प्राप्त हो रहा है? ऋग्वेद से हो रहा है। देखो, ऋग्वेद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में या किस वेद से ली गई है? तो ऋग्वेद से ली गई है। किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वामित्र द्वारा। और किस देवता को समर्पित है? तो यह है आपको सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। उसके बाद एक होता है एक सोम देवता। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है। तो ये पार्ट 1 है। इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके संपूर्ण इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। राइट? एनी प्रॉब्लम? 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। समझे ना? और 3रे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र को, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र 3रे मंडल में। और सोम देवता, वनस्पति के देवता को क्या बोलते हैं? सोम। वो किस में उल्लेखित है? 9वें मंडल में उल्लेखित है। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य है ना, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 10 वस्तु जो हमने क्रय किया वो 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 10 हमने खरीदा वो 6 बेच करके ही हमको 10 हो गया। जो 10 चीज़ें हमने खरीदी है वो 6 चीज़ों को बेच देते हैं, वो 10 के बराबर हो गया। शेष कितना बचेगा? 4 ना। ये 4 तो मेरे लिए फ़ायदा होगा नहीं, लाभ हो गया। तो लाभ हो गया आपको 4। ठीक है। तो हमको निकालना था क्या? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला था? लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ हो गया 4। अब यहाँ क्रय मूल्य में कन्फ्यूजन होता है।
बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, क्रयमूल को कितना मान लेगा, 10 मानेगा, गलत हो जाएगा। लाभ कब होगा, जब आपको क्रयमूल कम होगा। तो इस केस में आपको क्रयमूल क्या होगा, 6 होगा, ना कि 10। अगर आप लिखते हो 4/10 गुना 100 तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 40%। ये गलत हो जाएगा, ये लिखना होगा 4/6 गुना, यानी 6 क्रयमूल होगा, कम वाला क्रयमूल होता है, ये याद रखो। लाभ के केस में हमेशा कम वाला क्रयमूल होता है, जो कम होगा। इसको काटो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 200/3, इसी को 66.2/3%, ये राइट आंसर होगा। ये गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गया ना।